हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं। तो आज 11 तारीख, 2 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। सबकी तैयारी अभी तक हो गई होगी, रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि टोटल 11 प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का फॉर्मेशन होता है। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो 11 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस होते हैं, उसमें से 8 प्रोविंसेस में, मतलब बाद में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ये 11 प्रोविंसेस में सिर्फ 3 प्रोविंसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे कांग्रेस अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, और वो प्रोविंसेस रहते हैं बंगाल के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। इन 3 प्रोविंसेस के अलावा बाकी जितने 8 प्रोविंसेस जो हैं, उसमें कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन करती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और ये मिनिस्ट्रीज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज होता है 1939 में, तो ये अपने मिनिस्ट्री से कांग्रेस रिजाइन कर देती है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से। यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब इसके आगे की बात करते हैं। एक आपको आज के लेक्चर में हम लोग पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईएनसी का सेशंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हरिपुरा और त्रिपुरी का जो सेशंस था, आईएनसी सेशंस ऑफ 1938, 1939, हरिपुरा और त्रिपुरी का जो सेशंस था उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका चलता है 1939 से 1945 तक, इसको हम लोग देखेंगे। इसके कंटेक्स्ट में ही हम लोग चीज़ों को करेक्ट करके पढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग क्रिप्स प्रपोजल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर पढ़ेंगे। ये सारे क्रमबद्ध हैं, आप इनको याद, मैं आपको बता दूंगी इसको याद रखने का तरीका। क्रिप्स प्रपोजल पढ़ेंगे, ठीक है। 1942 में जो क्रिप्स प्रपोजल आया था, उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह पे भी थोड़ी डिस्कशन होगी, और एक बहुत बड़े मूवमेंट का आगाज, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद सी राजगोपालचारी का फॉर्मूला, आज इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1944 में। और उसके बाद वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान, ये देखेंगे, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। उसके बाद आप जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि आईएनसी सेशंस 1938 और 1939 क्यों स्पेशल है। 1938 का जो आईएनसी सेशन था, 1938 आईएनसी सेशन था, ये हुआ था आपके हरिपुरा में, ठीक है। हरिपुरा गुजरात में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। ये आप जरूर याद रखें, इसके प्रेसिडेंट को भी, ठीक। और इसमें एक जो प्रमुख बात थी कि सुभाष चंद्र बोस इसके जब प्रेसिडेंट बने, और यही वो सेशन था जब नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित करने का रिजोल्यूशन पारित किया गया, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी इसका डायरेक्ट लिंकअप था इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इसी के मद्देनजर नेशनल प्लानिंग कमेटी को गठित करना था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी को गठित करने का, स्टैब्लिश करने का डिसीजन जो है वो आईएनसी सेशन 1938 में लिया गया, हरिपुरा में। अब इसमें इसके तुरंत एक 1 ईयर के बाद ही एक सेशन और होता है 1939 में, और इस बार ये सेशन फैजपुर में होता है। फैजपुर यानी मध्य प्रदेश में होता है। 39 का सेशन फैजपुर, सॉरी फ्रेंड्स, त्रिपुरी, ठीक है।
त्रिपुरी एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ होता है। और आप जानते हैं कि आईएनसी के सारे सेशंस दिसंबर महीने में होते हैं, लेकिन ये जो त्रिपुरी का सेशन हुआ 1939 में, ये तो जल्दी हो गया, ये मार्च 1939 में ही हो गया। ठीक है, इस आईएनसी सेशंस का मुख्य कारण था पहले होने का, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, ऐसे ही यूरोप की जो हालत थी और उसमें ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट, जो हमारा कॉलोनियल मास्टर था, उसके कारण भी आईएनसी सेशन 1939 में आनंद फानन में बुलाना पड़ा। तो मार्च 39 में त्रिपुरी में ये मध्य प्रदेश में ये सेशन हुआ। अब इस सेशन की खास बातें क्या है, इस सेशन में भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट का जबरदस्त समर्थन रहता है, मगर इसमें गांधी जी चाहते थे पिताभी सितार मैया इसके प्रेसिडेंट बने। गांधी जी कैंडिडेचर के लिए पिताभी सितार मैया का नाम प्रपोज करते हैं, और प्रेसिडेंटशिप के लिए जब इलेक्शन होता है तो सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है और पिताभी सितार मैया की हार होती है। पिताभी सितार मैया की हार के साथ गांधी जी इसको अपनी हार स्वीकार करते हैं, और साथ में सुभाष चंद्र बोस को बधाई देते हुए ये भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस के अंदर कितनी मजबूत पकड़ है कि इवन गांधीयन कैंडिडेट प्रतापी सितार मैया हार रहे हैं। हालांकि प्रतापी सितार मैया को कई कांग्रेस के लीडर सपोर्ट भी करते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग इनके सपोर्ट में भी रहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की इतनी पकड़ मजबूत हो जाती है कांग्रेस के अंदर कि आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक गांधीयन कैंडिडेट को हराया। ठीक है, ये बात अलग है कि सुभाष चंद्र बोस बाद में रिजाइन कर देते हैं अपने प्रेसिडेंटशिप से, और इनके रिजाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आईएनसी सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। उनके रेजिग्नेशन के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज्यूम्ड द प्रेसिडेंटशिप। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप से, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, जिसका वो अनाउंसमेंट करते हैं माकुर उन्नाव से, और ये 1939 में कांग्रेस के ही अंदर ये फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पार्टी चलाते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो रहती है उसके प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ से वो हटा दिए जाते हैं, उनको कोई भी इलेक्टिव पोस्ट पे 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी फॉरवर्ड ब्लॉक का वो काम करते रहते हैं। और उसके बाद के सालों में हम देखते हैं कैसे वो जर्मनी जाते हैं, जापान जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, फिर इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर बनते हैं, रास बिहारी बोस से वो उसकी कमान संभालते हैं, और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस बहुत एक्टिव रहते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। हालांकि उनका अपना तरीका रहता था, गांधी जी से कई बार मतभेद भी उनके चलते थे, और कई बार मतभेद देखने को मिला हमें जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने विड्रॉ किया, सुभाष चंद्र बोस उस फैसले से भी असहमत थे। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिस तरह से गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, सुभाष चंद्र बोस उस समय भी गांधी जी से असहमत थे। डोमिनियन स्टेटस की जब जब मांग, यानी कि नेहरू रिपोर्ट तक जब कांग्रेस ने अपना स्टैंड डोमिनियन स्टेटस पे रखा, उस समय भी सुभाष चंद्र बोस असहमत थे गांधी जी और गांधीयन लीडर से। और इस तरह से जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी हम लोग देखते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और रिवोल्यूशनरी तरीके से भारत में ब्रिटिशर्स को हटाने और ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करते रहे। तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का मतभेद रहता है गांधीयन आइडियोलॉजी से, लेकिन उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति रहते हैं जो सिंगापुर से फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं। तो वैचारिक मतभेद का मतलब ये नहीं रहता है कि लोग एक दूसरे को दुश्मन हो जाते हैं, वो सिर्फ वैचारिक पटल पर रहता है। मगर एक दूसरे गांधी जी का, वैसे सब लोग बहुत गांधी जी की लीडरशिप सबको एक्सेप्ट करती थी, लेकिन उनकी विचारधारा से कुछ कुछ लीडर्स समय समय पर मतभेद और विरोध करते हुए भी दिखते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1939 में, जो कि जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन से प्रेसिडेंटशिप के कैंडिडेचर से रिजाइन कर देते हैं के पोस्ट से, और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 1939 में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में क्या क्या घटनाएं ऐसी चलती रहती हैं उन दिनों, जो कि काफी ज्यादा, जो डायरेक्ट वॉर का आगाज हो चुका रहता है। और ये तारीख होती है September 1, 1939 को। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस तारीख को जर्मनी अटैक करता है पोलैंड के ऊपर, और ये तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज माना जाता है। ठीक है, जर्मनी अटैक कर चुका रहता है पोलैंड के ऊपर, और September 3, 1939 को ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना इंडियन से पूछे, बिना इंडियन कंसेंट लिए भारत को भी झोंक देती है इस लड़ाई में। ठीक है, इस तरह से और आक्रोशित हो जाते हैं लोग, क्योंकि ऑलरेडी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, और बिना भारत से पूछे भारत का इन्वॉल्वमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है हमारे लीडर्स को, इसका भी पुरजोर विरोध किया जाता है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा। कुछ सेक्शंस ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उनको बहुत जल्दी आज़ादी दे दी जाएगी, ब्रिटिश विड्रॉ कर लेंगे इंडिया से, और इस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ये सोच के भी कुछ सेक्शन सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी, जो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और भी लीडर्स की मेजॉरिटी थी, वो इस चीज़ को लगातार विरोध कर रहे थे। अब देखिए, जो तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसकी एक मीटिंग जब होती है अक्टूबर 1939 में, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लिया जाता है। इन अक्टूबर 1939 में जब इसकी मीटिंग होती है, जहां वो डिसाइड करती है कि इट विल नॉट सपोर्ट द वॉर। ओके, डिसाइडेड नॉट टू सपोर्ट द वॉर, ये आप जरूर याद रखें। भारत की कोई भागीदारी लड़ाई में नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ ब्रिटिशर्स इम्पीरियलिज्म का विरोध करते, इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, और भारत में वो वही पॉलिसीज को अपनी कॉलोनीज में वो इम्पीरियलिज्म जोर शोर से लागू कर रहे थे। तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटेन को। और इसने जितने भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी प्रोविंसेस में, मैंने आपको 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शंस पढ़ाया था, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जो फॉर्म हुई थी, लगभग 8 प्रोविंसेस, टोटल 11 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में, 8 प्रोविंसेस में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 8 प्रोविंसेस, वो रिजाइन कर दी। ठीक है, उन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1940 में एक लिनलिथ उस समय भारत के वायसरॉय थे, इन्होंने भारत लिनलिथ को इंडिया को लेकर ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस वेस्टमिंस्टर स्टाइल की दे दी जाएगी, जैसे और सारे इंडियन ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, और उस आधार पर जो डोमिनियन स्टेटस उनको दिया गया था, ठीक उसी तरह का वेस्टमिंस्टर स्टाइल डोमिनियन स्टेटस इंडिया को भी ग्रांट कर दी जाएगी आफ्टर द वॉर, जो कि एक लुभावना प्रस्ताव था। लेनिथगो ने डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर देने की बात कही थी, लेकिन ये अब मंजूर नहीं था। लोग ऐसे भी, आपको मैंने बताया था कि जो लाहौर सेशन था 1929 का, उसमें ऑलरेडी ही डोमिनियन स्टेटस को खारिज करके पूर्ण स्वराज की लोग बात कर रहे थे। तो जो लेनिथगो का ये स्टेटमेंट था डोमिनियन स्टेटस वाला, ये भी लीडर्स को नामंजूर था। तो यहाँ तक कि हम लोग एक्टिविटीज देख लिए कि क्या क्या पॉलिटिकल स्फेयर्स में एक्टिविटीज चल रही हैं। उसके बाद कांग्रेस का रामगढ़ सेशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उस समय रामगढ़ बिहार का ही हिस्सा था। कांग्रेस का रामगढ़ सेशन, अभी रामगढ़ झारखंड में है। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ सेशन हुआ। ठीक है, और इसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया इस रामगढ़ सेशन में कि सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। कंप्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और डोमिनियन स्टेटस तो ये लोग काफी, नेहरू रिपोर्ट के बाद से ही 1929 में ही वो रिजोल्यूशन चेंज करके पूर्ण स्वराज का ला दिया गया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया लाहौर में। ठीक है, मुस्लिम लीग अब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर अपनी आवाजें बुलंद करने लगी, और मुस्लिम लीग ने इसके लिए अपना रिजोल्यूशन पास किया उसके लाहौर के सेशन में, रिजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और ये रिजोल्यूशन उन्होंने मार्च 1940 में जब पारित किया। अब यहाँ से पाकिस्तान के लिए डिमांड्स बहुत प्रखर होने लगी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडर्स को भी ये एहसास
दे दिया गया, या उनको भी ये दिलाया गया कि अब कोई चारा नहीं है सिर्फ पार्टीशन के अलावा। हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अनाउंस किया जाता है। खून खराबा नोआखली, कलकत्ता, मुंबई में देखने को मिलता है। मजबूरन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी फाइनली कैसे तैयार हो जाती है, जो पहले अभी तक हम लोग अभी देखेंगे कि अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है पार्टीशन ऑफ इंडिया करने के लिए, लेकिन बाद में उसे भी घुटनों पर आना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है मार्च 1940 में, जहां पे पाकिस्तान की डिमांड और प्रखर हो जाती है। अब इसके बाद एक हम देखते हैं हिस्ट्री में अगस्त ऑफर, है ना। अगस्त ऑफर देखते हैं कि जो अगस्त के महीने में अगस्त ऑफर डिक्लेयर किया जाता है 1940s में। ये अगस्त ऑफर है क्या? ये लिनलिथ गो उस समय भारत के वायसराय रहते हैं। अब जरूर याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। लिनलिथ गो ये उस समय भारत के वायसराय रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन इनका जो अगस्त ऑफर रहता है, ये एक कोशिश इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया प्रॉमिस करते हैं, और ये ऐसा ऑफर लाते हैं ताकि इंडियंस का सपोर्ट वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की तरफ से गेन किया जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश अलग थलग पड़ रहे थे, तो जो ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी, यानी इंडिया में भी वो पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि इंडिया से हमें सपोर्ट मिले। अब इसी एक पहल में लॉर्ड लिनलिथ को अगस्त को ऑफर लेकर आते हैं। चूंकि अगस्त महीने में ये ऑफर आता है, इसको अगस्त ऑफर के नाम से भी ये हिस्ट्री में फेमस है। तो वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ गो रहते हैं, और ये बोलते हैं कि हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस तो देंगे, और वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड करने की बात करते हैं। वो जो लगातार इंडियंस का डिमांड भी रहता था पहले कि वाइसरॉयज का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपैंड किया जाए, और लिनलिथ को अब यही ऑफर लेकर आते हैं ताकि किसी भी तरह इंडियंस का सपोर्ट उनको मिल जाए वॉर में। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू कंटेन मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, ये एक लुभावना प्रस्ताव दिया जाता है कि हम लोग वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें मेजॉरिटी देंगे इंडियंस को। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस देंगे भारत को, और एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी सेटअप करने की बात कही जाती है, मगर वो आफ्टर द वॉर। इंडिया अपने लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भी गठन कर सकता है। ठीक है, बट ये गठन सिर्फ आफ्टर द वॉर ही कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे अचानक गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज की याद अचानक आ जाती है। वो एक कंडीशन और रखती है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट माइनॉरिटी कंसेंट। तो नो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन विदाउट माइनॉरिटी, यहाँ पे भी इन्होंने अपने माइनॉरिटी वाला कार्ड खेला। नो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन विदाउट माइनॉरिटी कंसेंट। ठीक है, या इनको जगह जगह पे कभी इनको हिंदूज, कभी इनको मुस्लिम्स, कभी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कभी माइनॉरिटीज याद आते रहते थे। नो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन विदाउट माइनॉरिटी कंसेंट, अचानक से इन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटीज का कार्ड खेला। ठीक है, नेशनल डिफेंस काउंसिल गठित करने की बात कही, जो कि एडवाइजरी फंक्शंस रोल करेगा। नेशनल डिफेंस काउंसिल टू बी सेटअप, ये सारे प्रोविजंस अगस्त ऑफर में थे, मगर इसको कांग्रेस के लीडर्स खारिज कर देते हैं। ठीक है, कांग्रेस इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। अब हम देखते हैं अगस्त ऑफर से भी जब बात नहीं बनती है, और एक बड़े पैमाने का जब मूवमेंट लॉन्च करने के बारे में हमारे लीडर्स सोच रहे थे उस समय, उसके पहले ही एक ग्राउंड वर्क, एक प्रिपरेशन करना चाहते थे, और इसी मकसद से उन्होंने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, मतलब सत्याग्रह एट इंडिविजुअल लेवल की शुरुआत हुई फ्रेंड्स। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में इसकी शुरुआत हुई, और इसके पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। आप ये जरूर याद रखेंगे, 68 पीपीएससी में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी था। ठीक है, और बिहार में जब इंडिविजुअल सत्याग्रह में बिहार से किसका नाम था, ये आप मुझे जरूर बताएंगे। आप जरूर याद करिए आपने बिहार से किसका नाम पढ़ा था। अगर इंडिया लेवल की बात करें तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, और सेकंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का भी दौर चला। और चलिए इस बीच में थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 के भी डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था। जब हम 1941-42 की अगर बात करेंगे,
तो हम ये देखते हैं कि जून 1941 तक जर्मनी रसिया पे अटैक कर चुका था। जर्मनी अटैक्स ओवर रशिया। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी का अटैक रशिया पे हो चुका था। दिसंबर 1941 तक जापान पर्ल हार्बर पर अटैक कर चुका था, जिसके कारण यूएस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ता है। जापान अटैक्स ओवर पर्ल हार्बर। ठीक है, इस कारण यूएस भी आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद मार्च 1942 तक हम देखते हैं कि जापान रंगून को भी ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा वर्ल्ड वॉर टू के कंस्ट्रक्ट में ये सारी चीजें चल रही होती हैं, और इससे ब्रिटेन भी काफी प्रेशराइज में रहता, काफी प्रेशर रहता है ब्रिटेन के ऊपर भी। हम आनंद फानन में देखते हैं कि क्रिप्स मिशन फिर लाया जाता है। भारत क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में। जब जापान काफी करीब आ जाता है भारत के और रंगून पे भी अपना कब्जा जमा लेता है मार्च 1942 तक, जापानीज थ्रेट एकदम बढ़ जाता है, तब आनंद फानन में क्रिप्स मिशन लाया जाता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है, और इसके हेड होते हैं, क्रिप्स मिशन के लीडर होते हैं इस मिशन के स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर इस मिशन का नाम रहता है। वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेकर आते हैं भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेकर, और इंडियन सपोर्ट वॉर में कैसे गेन किया जाए, इसकी संभावना कैसे और हम लोग एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को, इसका प्रपोजल स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर आते हैं अपने क्रिप्स मिशन में। इनका कुछ मेन फीचर्स जो ये प्रपोजल रखते हैं क्रिप्स मिशन, वो रहता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन। अब ये लोग इंडियन यूनियन की बात करने लगते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस। हालांकि इनके दिमाग से डोमिनियन स्टेटस की बात जाती नहीं है, पूर्ण स्वराज ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इनको कभी भी यही लगता था कि भारत को अगर आज़ादी हम दे भी दें तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ही एक हिस्सा बना रहे। उसको पूर्ण स्वराज का मतलब ये नहीं कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी अपना पीछा छुटा ले। तो ये इनकी अभी तक की, जबकि 1929 के लाहौर सेशन से ही पूर्ण स्वराज का गोल आईएनसी ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन अभी देखिए 1942 तक भी ये इनका डोमिनेंट स्टेटस पे ही बातें चल रही थी। अगस्त ऑफर में भी इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की ही बात कही, और अभी क्रिप्स मिशन में भी डोमिनेंट स्टेटस की ही बात कर रहे हैं। मैंने किसी भी तरह भारत एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना ही रहे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस, ये प्रपोजल लेकर आया क्रिप्स। उसके बाद एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी गठित होगी, बट आफ्टर ए वॉर। मैंने ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें, सारे इंडियन डिमांड्स मान लिए गए हैं, बस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होने की देरी है। ये सारे तरकीब इसलिए थे कि ताकि इंडियंस का सपोर्ट वॉर में मिल सके। तो एक तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन इन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं, इंडियन यूनियन का फॉर्मेशन होगा, डोमिनेंट स्टेटस उनको दी जाएगी, और एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भी गठन होगा आफ्टर द वॉर। ठीक है, मतलब इंडियंस अगर सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको ये अधिकार होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी वो अपना कन्वीन कर सकें जैसे ही वॉर खत्म होता है, और उनको इंडियन यूनियन फॉर्मेशन की तो अधिकार दी ही जाएगी। इसके तहत एक और चीज़ें कही गई कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ये आज़ादी दी जाएगी कि ये या तो ये चाहें तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें, मैंने आइदर टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन और फॉर्म ए डिस्टिंक्ट यूनियन। ठीक है, या ये अपना खुद का एक यूनियन बनाए। इनके पास इतनी आज़ादी होगी प्रोविंसेस के पास कि या तो इंडियन यूनियन का हिस्सा रहेंगे या दे विल फॉर्म अ डिस्टिंक्ट यूनियन। ठीक है, यहाँ भी इंटीग्रेटेड इंडिया की बात नहीं हो रही है। गांधी जी ने इसी क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिए कि किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसलिए पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्योंकि ये अभी भी डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे, ये अभी भी आफ्टर द वॉर टेम्पटेशन देने की कोशिश कर रहे थे, ये अभी भी प्रोविंसेस को यही मानकर चल रहे थे कि या तो इंडियन यूनियन ज्वाइन करें या तो फिर डिस्टिंक्ट यूनियन अपना बनाए, मैंने प्रोविंसेस को अलग कर रहे थे भारत से।
इसी प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक के नाम से गांधी जी ने कहा था। तो ये आप जरूर याद रखें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्स प्रपोजल के बाद हम लोग बात करते हैं एक नए बड़े पैमाने पर जो मूवमेंट छड़ा गया भारत में, और वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो थी वो ग्वालियर टैंक मुंबई में मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और वहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज हुआ। ठीक है, ऑन 8 अगस्त 1942, ये आप डेट जरूर याद रखें। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज तो हुआ, मगर अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 1942 को सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और आप उसी क्रम में पढ़ते हैं गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सभी लोग जेल चले जाते हैं। ठीक है, ये इतने बड़े पैमाने पे इस मूवमेंट का आगाज हुआ कि ब्रिटिश भी काफी डर गए कि अब एक नया आंदोलन भारत के अंदर स्टार्ट हुआ। कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस को बैन कर दिया गया। ठीक है, एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह से इसके साथ कांग्रेस की जैसा सारी गतिविधियां भी अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान फ्रेंड्स हम काफ़ी चीज़ देखते हैं, और यही वो मूवमेंट है क्विट इंडिया का जब गांधी जी डू और डाई का नारा देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आप बिहार की हिस्ट्री से भी जोड़ के दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंकअप फिर रहता है आज़ाद हिंद फौज से। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हजारीबाग जेल में बंद कर दिए गए तो वहां से वो भागकर नेपाल चले गए थे, नेपाल के तराई एरियाज में, और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो ये आपको जरूर याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो लिंकेज है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से है, और इसके नायक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट इसका लिंकेज बिहार के भी हिस्ट्री से है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही दिया था। उसके बाद इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी और बहुत कुछ रोचक तथ्य ये है कि इसमें काफ़ी कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में भी लोग बहुत सक्रिय थे। और जैसे कि अंडरग्राउंड रेडियो में हम देखते हैं उषा मेहता का नाम आता है, जो कांग्रेस रेडियो चलाती हैं, और सारे रिवोल्यूशनरीज को, सारे फ्रीडम फाइटर्स को, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को और मजबूती देती हैं, ये कांग्रेस रेडियो चलाती हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड होकर के उषा मेहता। इसके बाद इस मूवमेंट में कई और फीमेल लीडर्स का भी नाम आता है सामने, जो कि बहुत बहुत भारी तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस जैसे सुचेता कृपलानी, ठीक है, इसके बाद उषा मेहता, सुचेता कृपलानी। इसके बाद और भी लीडर्स आते हैं, जैसे बीजू पटनायक का आप नाम सुनते होंगे। बीजू पटनायक जो उड़ीसा के बीजू जनता दल के लीडर थे, बीजू पटनायक, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे। सुचेता कृपलानी थी। इसके बाद राम मनोहर लोहिया, ये सारे क्विट इंडिया मूवमेंट के की फिगर्स थे फ्रेंड। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनको कैसे भूला जा सकता है, बहुत अहम योगदान और एक पक्के गांधीवादी विचारधारा के थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अरुणा आसफ अली, इनका भी बहुत अरुणा आसफ अली का योगदान रहा। ठीक है, तो ये सारे आपके की फिगर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। अब इसके साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट भी कई जगह देखने को मिले। ठीक है, आपको याद होगा कि बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, तमलुक में और 17 में। तो बलिया में किसके लीडरशिप में हुआ? तो बलिया में चिट्टू पांडे के लीडरशिप में हुआ। चिट्टू पांडे, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या मैच करने में ये सवाल आता है। ठीक है, और उसके बाद तमलुक में पैरेलल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई जतिया सरकार के अंडर में, जतिया सरकार। सिमिलरली 17 में YB चवन के लीडरशिप में पैरेलल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई। तो इतने जगह पैरेलल गवर्नमेंट्स लोगों ने अपने फॉर्म किए और सब ब्रिटिश
गवर्नमेंट को के डाउनफॉल में लगे हुए थे। तो ये सारे क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई इंसिडेंट्स थी जो मैंने आपको भी डिस्कस किया। और इसके बाद हम आगे देखते हैं सी राजगोपालचारी फॉर्मूला। ये मूवमेंट आगे चल के लीडरलेस मूवमेंट हो जाती है, इतनी भारी तादाद में लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। सी राजगोपालचारी फॉर्मूला जो 1944 में आता है, और यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कॉपरेशन को कैसे अचीव किया जाए। इसका मेन मकसद रहता है एक प्रिपेयर्ड राजगोपालचारी एक फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं टू सीक मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कॉपरेशन। किस चीज़ में कॉपरेशन? तो इंडियाज डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस में दोनों सहयोग करें। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का कॉपरेशन अचीव करने के लिए लाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ ही सी राजगोपालाचारी ने एक और प्रस्ताव रखा मुस्लिम लीग के मेंबर्स के आगे कि एक तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और एक नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है उसमें एक प्लेबिसाइट हो जाए, ठीक है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें प्लेबिसाइट की बात भी रखी जाए, और ताकि वहाँ के जो रह रहे हैं मुस्लिम्स हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड कर ले कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए या फिर वो इंडिया के साथ ही खुश हैं। तो इसका भी एक प्रपोजल उन्होंने रखा था। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ जो सी राजगोपालचारी का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग 1944 का, उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान दिखने को मिलता है। और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है मुस्लिमों की, वहाँ प्लेबिसाइट की बात की जाती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कि अगर पार्टीशन अगर होता भी है भारत का, तो जो एक जॉइंट एग्रीमेंट हो ताकि डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन को सेफगार्ड किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। ये सी राजगोपालचारी का फॉर्मूला होता है, लेकिन मुस्लिम लीग इससे खुश नहीं होती है। मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते हैं कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। कांग्रेस टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। वो कहीं से भी टू नेशन थ्योरी के बगैर बात बनती नहीं देख रहे थे, और ये इनकी जिद थी अब तो मुस्लिम लीग के लीडर्स की कि टू नेशन थ्योरी अब मस्ट है, इसके बिना इससे कम में कहीं भी समझौता नहीं होगा। तो और इसके अलावा एक और प्रपोजल जो मोहम्मद अली जिन्ना रखते हैं कांग्रेस के आगे, वो ये रखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो प्लेबिसाइट की बात है, उसमें जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ मुस्लिम को ही दिया जाए, ना कि वहाँ की एंटायर पॉपुलेशन को। मतलब जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम्स रह रहे हैं, ये वोटिंग राइट उन्हीं को सिर्फ दिया जाए कि वो डिसाइड करें कि वो सेपरेट स्टेट चाहते हैं कि इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, और वहाँ की एंटायर पॉपुलेशन को यहाँ वोट करने का अधिकार नहीं मिले। तो इससे एक डिसएग्रीमेंट की स्थिति पैदा हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो इस तरह से श्री राजगोपालचारी का जो फॉर्मूला है ये भी वर्क नहीं करता है फ्रेंड्स, ओके। अब इसके बाद वेवेल प्लान हम देखते हैं। वेवेल प्लान 1945 में, और इसी को बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड वेवेल चूँकि भारत के वायसरॉय रहते हैं इसलिए इसको वेवेल प्लान कहा गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो वॉर चल रहा रहता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में कंक्लूड हो जाता है मई 1945 तक, ठीक है। लेकिन जापानीज थ्रेट अभी भी बना हुआ रहता है भारत के ऊपर। और इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन में अब कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट बनती है ब्रिटेन में, और इसके हेड होते हैं यानी पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली, ठीक है। सॉरी, क्लीमेंट एटली यहाँ नहीं बनते हैं, विंस्टन चर्चिल बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटेन में जब कंजर्वेटिव पार्टी आती है, विंस्टन चर्चिल उसके पीएम बनते हैं, और उसके बाद लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसरॉय रहते हैं भारत के, वो एक वेवेल प्लान लेके आते हैं ताकि नेगोशिएट किया जा सके इंडियन लीडर्स के साथ, मुस्लिम लीग के साथ,
और सारे सेक्शंस के साथ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसे सेटअप किया जाए भारत के लिए, कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हो, इसके लिए वेवल इसके चीफ फीचर्स को भी हम एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स, इसके फीचर्स को आप जरूर याद रखें। वेवल प्लान के इसके फीचर्स, चीफ फीचर्स थे कि इसने कहा था कि इंडियन की मेजॉरिटी होगी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेजॉरिटी हम देंगे। ये इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक, उसके बाद इनका एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे इंडियंस रहेंगे, इसने ये प्रपोजल लाया। उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यहाँ बहुत डेलिबरेटली ये वर्ड यूज किया गया, कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, इसके बाद वेवल प्लान के तहत ये भी कहा गया कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है ये फंक्शन करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरिम गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क जो है ये फंक्शन करेगा एज पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल्स को वीटो पावर होगा, माने गवर्नर जनरल अभी भी पावरफुल रहते हैं, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर। ठीक, और इसके साथ एक जॉइंट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की भी रिप्रेजेंटेशन की भी वो बात करता है। तो चीफ फीचर्स इसके यही थे कि अब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को मेजॉरिटी देने की बात होने लगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इंटरिम गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क सेटअप होगा और वो एज पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से फंक्शन करेगा। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, अभी तक गवर्नर जनरल को बहुत मजबूत और एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ही गवर्नर जनरल अभी भी थे। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये सारे इवेंट तो चलते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेवल प्लान के बाद कैसे आईएनए का ट्रायल चलता है, जो इंडियन नेशनल आर्मी के वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनका ट्रायल स्टार्ट होता है रेड फोर्ट दिल्ली में। और उस ट्रायल से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन सुभाष चंद्र बोस से भी कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। सुभाष चंद्र बोस जो कि 1938 और 1939 में यानी हरिपुरा और त्रिपुरी का जो आईएनसी सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये आप जरूर याद रखिए, हरिपुरा एंड त्रिपुरी। ठीक है फ्रेंड्स, के आईएनसी सेशन में, और इनके रिजाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी में जो प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंटशिप का चार्ज लेते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशंस रहते हैं। उसके बाद ये 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। ठीक, उसके बाद 1943 में फ्रेंड्स, इस दौरान जर्मनी, जापान, सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस ट्रैवल करते रहते हैं ताकि इन लोगों का असिस्टेंस मिल पाए इंडिया फ्रीडम फॉर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। 1943 में रास बिहारी बोस से सिंगापुर में ये आईएनए का कमान लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर आप जानते हैं मोहन सिंह थे इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर, और उन्होंने रिक्रूट किया था जो इंडियन वॉर प्रिजनर्स थे उनको रिक्रूट किया था इंडियन नेशनल आर्मी में। और इंडियन नेशनल आर्मी की एक बहुत पॉपुलर वुमेन सेगमेंट भी थी, रानी झांसी सेगमेंट, आपको याद रखना चाहिए, कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम उससे जुड़ता है। तो रानी झांसी सेगमेंट काफ़ी चर्चा में रहती थी उन दिनों। उस सेगमेंट की जो महिलाएं थी काफ़ी बहादुरी से, अपनी बहादुरी के लिए भी जानी जाती थी। तो आईएनए का जब वो चार्ज लेते हैं रास बिहारी बोस से, मैं यहाँ पे नाम ले देती हूँ, रास बिहारी बोस से आईएनए का चार्ज लेते हैं सिंगापुर में 1943 में, और उसके बाद वो कमांडर इन चीफ बन जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी में। इंडियन नेशनल आर्मी का जब हम इम्फॉल कैंपेन के समय देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी जब इंडियन सॉइल पे अपने कदम रखती है इम्फॉल के कैंपेन के समय में, वहाँ पे जापानीज असिस्टेंस वो लेती है कि कैसे भी उसकी कोशिश रहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को गिराया जाए और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। इस दौरान हम देखते हैं एक सीक्वेंस, हम लोग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे फ्रेंड्स, तब हम लोग इसको को रिलेट कर पाएंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कैसे कैसे वो सीक्वेंस चला, और फिर खबर आती है कि सुभाष चंद्र बोस की एयर क्रैश में मृत्यु हो गई ताइपी, ताइवान के जो शहर ताइपी के पास। और उसके बाद फिर आईएनए का ट्रायल शुरू होता है, जिसको काफ़ी एडवोकेट उसको डिफेंड करते हैं। तो ये हम लोग सीक्वेंस वाइज अभी इसका डिस्कशन करेंगे। 1943 में आईएनए का कमांडर इन चीफ सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, और वो रास बिहारी बोस से इसकी कमान लेते हैं सिंगापुर में। ओरिजिनल इसके फाउंडर के बारे में, अगर इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर के बारे में आपसे पूछा जाए तो मोहन सिंह आप याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी में हम बात करते हैं कि 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी को वो कमान लेते हैं, और ये मैं एक डेट ले देती हूँ। अगस्त 1943 में सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस, और अक्टूबर 1943 में फ्रेंड्स वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ? सिंगापुर में। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, ठीक है, इसका वो गठन करते हैं सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ही वो थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये पॉपुलर जो नारा, ये स्लोगन है, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया है, आई विल गिव यू फ्रीडम। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं कि जब इम्फॉल कैंपेन होता है, इम्फॉल कैंपेन के समय में जब इंडियन नेशनल आर्मी भारत में घुसती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय ख़त्म होने वाला रहता है और जापान सरेंडर कर चुका रहता है। जापान का जब सरेंडर होता है, यानी कि जापान सरेंडर कर चुका होता है अगस्त 15, 1945 तक। जापान सरेंडर्ड ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूरिंग इम्फॉल कैंपेन, जब इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन सॉइल पे आती है और जापान का ही सरेंडर होता है अगस्त 1945 में फ्रेंड्स, ठीक है। तब आईएनए भी सरेंडर कर देती है, क्योंकि आईएनए जापानीज असिस्टेंस से ही ये इम्फॉल कैंपेन कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद आईएनए का अगस्त 1945 की एक घटना है कि जब जापान सरेंडर कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ये आप देखिए कि डेट बहुत नज़दीक का डेट है, ये है 15 अगस्त 1945 को, जब हम सुनते हैं कि जापान सरेंडर कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर मिलती है, ठीक है। और ये प्लेन एयर क्रैश में ताइपी, ताइवान के एक शहर में एक प्लेन दुर्घटना में एक खबर दी जाती है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। ये 15 अगस्त को जापान सरेंडर करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर मिलती है, ठीक है। इस डेट को आप लोग को रिलेट करके चलना है। तब तक हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ये घटना है जुलाई 1945 की। अब विंस्टन चर्चिल हट के क्लीमेंट एटली, मतलब लेबर पार्टी अपनी सरकार बनाती है ब्रिटेन में, और इसके पार्टी के लीडर होते हैं क्लीमेंट एटली, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण होता है, क्लीमेंट एटली अब ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। क्लीमेंट एटली भी अब देख लेते हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ऐसे भी भारत में इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। लोग ऐसे भी काफ़ी विद्रोह, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी अब विद्रोह में थे। तो अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ये चीज़ें समझ में आ रही थी। अब वो भी चाह रही थी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जितना जल्दी हो सके। क्लीमेंट एटली ने, अब इसका लास्ट में क्लीमेंट एटली का भी हम स्टेटमेंट देखते हैं, जब पावर सत्ता का हस्तांतरण करना होता है भारत में। तो 1945 तक हम देख रहे हैं कि लेबर पार्टी सत्ता, कैसे वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी हट के अब लेबर पार्टी आती है और क्लीमेंट एटली उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके बाद एक और घटना घटती है फ्रेंड्स, उसमें 19 अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल असेंबलीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज
का इलेक्शंस डिक्लेयर होता है भारत में। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन होना होता है भारत में और ये डिक्लेयर होता है अगस्त 1945 में, और इस इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें ये साफ दिख जाता है, इसमें और एक आइडिया मिल जाती है कि आगे का फ्रेमवर्क कैसा होगा फॉर गवर्निंग इंडिया। तो अगस्त 1945 में जब प्रोविंशियल असेंबलीज और सेंट्रल लेजिस्लेचर का इलेक्शंस होता है तो उसमें ये कुछ रिजल्ट्स आते हैं सामने, और वो रिजल्ट्स आते हैं कि जो कांग्रेस रहती है उसको 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स मिलता है, और इससे काफ़ी एक आइडिया मिल जाता है कि जो भी नॉन मुस्लिम एरियाज हैं उसमें कांग्रेस बहुमत में है। 91% नॉन मुस्लिम वोट्स मिलता है, और उसे 57 आउट ऑफ 102 सीटें मिलती हैं इन सेंट्रल असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, और अपने इलेक्शन रिजल्ट से भी पता चलता है कि वो एक बड़ी पार्टी थी। और उसी तरह अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की बात करें, अगर मुस्लिम लीग को 86% ऑफ मुस्लिम वोट्स मिलता है। ठीक है, और सेंट्रल असेंबली में उसे 30 सीट्स मिलती हैं जो कि उसकी रिजर्व सीट्स रहती हैं। ठीक है, 30 रिजर्व्ड सीट्स इन सेंट्रल असेंबली। ठीक, तो ये मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस। मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी रहती है बंगाल और सिंध में, दो प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी रहती है, मेजॉरिटी मिलती है उनको, मेजॉरिटी इन बंगाल एंड सिंध। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी उम्मीद है मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। और सिमिलरली अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इन्हें मेजॉरिटी बहुत सारे जगहों में मिलता है, जैसे बॉम्बे की अगर हम बात करें, वो भी एक प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, कांग्रेस मेजॉरिटी में थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, बिहार में मेजॉरिटी में थी, यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी कांग्रेस को ही अधिक वोट मिला था। तो इस तरह हम देखते हैं कि टोटल 11 प्रोविंसेस में 2 ही प्रोविंसेस में मुस्लिम्स को मेजॉरिटी मिला था, बंगाल एंड सिंध में, बाकी सब जगह कांग्रेस को ही मिला था। ठीक है, एक जो पंजाब में यूनियनिस्ट कांग्रेस और अकाली लीडर्स ने अपनी सरकार बनाई थी बाद में। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स, और जो इसमें एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो सामने आती है कि जैसे मुस्लिम लीग क्लेम करती है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम उनके पाकिस्तान में इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये इलेक्शन रिजल्ट साफ बता रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में कांग्रेस लविंग पीपल हैं, वहाँ पे अधिकतर वोट्स कांग्रेस को पड़ा था। तो ये मुस्लिम स्टेट का हिस्सा कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अनबन की स्थिति थी। ठीक, और एक जो लास्ट हम देखते हैं कि पंजाब में जो पंजाब प्रोविंस था उसमें यूनियनिस्ट कांग्रेस और अकाली लीडर्स ने अपनी सरकार बनाई, गठबंधन सरकार चली इनकी, कांग्रेस और अकाली लीडर्स ने अपनी कोalition गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, और वो अंडर में किए थे खिज्र हयात खान के अंडर में, खिज्र हयात खान। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये तो यहाँ तक की बात हुई 1945-46 के प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात है, और इसके बाद अब INA ट्रायल की बात कर लेते हैं। चूँकि INA इम्फॉल कैंपेन के समय में INA ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खुला मोर्चा खोला और INA और इम्फॉल का कैंपेन स्टार्ट किया जापानीज असिस्टेंस के बाद, उसके बाद जापान का हम देखते हैं सरेंडर हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1945 में। तो INA के जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं अब इनको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप ध्यान दें, इसमें भी 3 कम्युनिटी से अलग अलग लोग होते हैं, और इनका जो ट्रायल चलता है वो रेड फोर्ट दिल्ली में इनका ट्रायल चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ट्रायल नवंबर 1945 में सबसे पहला ट्रायल किया जाता है INA के सोल्जर्स का, और इसमें 3 कम्युनिटी के लोग आते हैं। सबसे पहला नाम आता है प्रेम कुमार सहगल का,
जो कि हिंदू रहते हैं। उसके बाद आती है बारी शाहनवाज खान का, ठीक है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से रहते हैं। और उसके बाद आती है गुरबख्श सिंह ढिल्लन का, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इनका ट्रायल होना रहता है और ये होते हैं सिख कम्युनिटी से। और एक भारी तादाद में कांग्रेस के लीडर्स आते हैं कोर्ट में इनको डिफेंड करने के लिए, जैसे कि तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अरुणा आसफ अली, भूला भाई देसाई, ये सारे उस समय के चीफ लॉयर्स रहते हैं और ये इनको डिफेंड करते हैं, ठीक है। और इनके अरुणा आसफ अली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल देखा जाता है इनको डिफेंड करने में। और इसमें कैलाश नाथ काटजू ये भी रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे जो लॉयर्स रहते हैं ये इनको डिफेंड करते हैं आईएनए के सोल्जर्स को। और इस तरह से एक आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी का भी गठन किया जाता है। आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी का गठन इन्हीं के पहल से किया जाता है ताकि ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए आईएनए के जो वॉर प्रिजनर्स हैं उनको। चलिए अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। अब धीरे धीरे ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरफ इंडिया बढ़ रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट भी अब समझ रही है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा जाता है और ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है और ये 3 मेंबर बॉडी होती है। आपको याद होगा इसमें 3 लोग कौन कौन थे, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस फ्रेंड्स उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। पैथिक लॉरेंस मैंने बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे तो आप जरूर याद रखें। स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये इन 3 मेंबर की ये बॉडी थी। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में ये गठित किया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन दिल्ली आई मार्च 1946 में, ठीक है। अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मार्च 24, 1946 को ये भारत आता है और प्रोलॉन्ग डिस्कशंस करता है कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, दूसरे पार्टीज के साथ कि किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए। इश्यूज ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अब इनके लिए एक मुद्दा रहता है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हो, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का कैसे फॉर्मेशन हो। सेकेंडली, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में क्या क्या प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स को अपनाया जाए, ये इनके आगे एक मुद्दा रहता है क्योंकि ये सब लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स रहते हैं इंडियंस के, जो गवर्नमेंट अब इस पर सीरियस होती दिखती है। अब इसके बाद इसके सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स से अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये इसने सिरे से खारिज कर दिया था रिजेक्शन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि इंडिया का पार्टीशन हो और पाकिस्तान एक अलग स्टेट बनाया जाए, और इससे मुस्लिम लीग ने भी इसे खारिज किया था, रिजेक्शन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इस मेंबर्स के कैबिनेट मिशन के मेंबर्स का ये मानना था कि पाकिस्तान में जिन इलाकों को शामिल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट्स थे, यानी हम लोग देखें कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पार्ट थे यानी असम, अगर इन सब इलाकों को अगर पाकिस्तान में अगर शामिल कर दिया जाए तो यहाँ तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो तो नॉन मुस्लिम्स की है। और यहाँ पे 1945-46 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में भी देखा गया कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रहा है, यहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कांग्रेस को मेजॉरिटी वोट्स दिया जा रहा है, तो कैसे इस नॉन मुस्लिम एरियाज़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, ठीक है। तो उसने रिजेक्ट किया पाकिस्तान के डिमांड को, सबसे फर्स्ट फीचर, और ये बाद में नागवार गुजरता है मुस्लिम लीग के भी लीडर्स को। सेकंड फीचर था कि इसने प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उसकी ग्रुपिंग करी,
ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का खेल खेला इन्होंने। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, पहले ग्रुप ए में इन्होंने हिंदू प्रोविंसेस को रखा फ्रेंड्स। ठीक है, इनके हिंदू मेजॉरिटी वाले जो प्रोविंसेस थे, मैंने आपको बताया था कौन कौन से हिंदू मेजॉरिटी के प्रोविंसेस हैं, उनको इन्होंने ग्रुप ए में रखा, जैसे कि बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस थे। सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार, ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस है, इनको ग्रुप ए में रखा। अच्छा, अब ग्रुप बी में यानी सेक्शन बी में इन्होंने रखा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वो कौन कौन थे जिनको ग्रुप बी में रखा गया, तो वो थे आपके मुस्लिम मेजॉरिटी में आपके थे पंजाब, एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को ये मानते थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध को मानते थे। ठीक है, पंजाब को मानते थे कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है। और उसके बाद ग्रुप सी की भी एक कैटेगरी बनाई, इस ग्रुप सी में दो प्रोविंसेस को रखा और वो था बंगाल एंड असम। इनको इन्होंने ग्रुप सी प्रोविंसेस में क्लासिफाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बॉडी होगी उसके बारे में भी बात कही। वो बॉडी कैसी होगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा उसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 389 मेंबर्स की ये बॉडी होगी, जिसमें कि 389 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि 292 जो होंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज से होंगे। ठीक है, और इसके बाद जो 4 होंगे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से होंगे। ठीक, और बाकी जो रेस्ट बच गए यानी कि 93 जो होंगे ये होंगे प्रिंसली स्टेट से। ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर रखा कि ये मेंबर्स कैसे कैसे अलग अलग जगह से रहेंगे। इसके बाद इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को लेकर और एक बात कही कि ये फ्री रहेंगे, कि ये सक्सेसर गवर्नमेंट के साथ इंगेज रहेंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही हिस्सा रहेंगे, तो ये प्रिंसली स्टेट्स के मन की बात होगी। ठीक, इसी के विरोध में मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन प्लान से काफ़ी नाखुश थी, क्योंकि इसने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को खारिज किया था और डायरेक्ट एक्शन डे का आगाज करती है। ठीक है, ये जुलाई 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया जाता है और जिसके कारण बहुत भीषण कम्युनल राइट्स देखने को मिलता है। और ये कम्युनल राइट्स जो है ये वर्स्ट अफेक्टेड रहता है कलकत्ता, मुंबई, नोआखाली। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे डायरेक्ट एक्शन डे की चपेट में आते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसी तरह इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैबिनेट एक्शन प्लान के मुताबिक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे मुस्लिम लीग को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है। इस गवर्नमेंट का, इंटरिम गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनाया जाता है। हालांकि ये कांग्रेस डोमिनेटेड ही रहती है, मगर मुस्लिम लीग का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहता है। तो सितंबर 2, 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और वेवेल उस समय तक भारत के वायसराय रहते हैं, लॉर्ड वेवेल। उनके प्रयास से मुस्लिम लीग भी इस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनती है। हालांकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर बनती है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन का जो उसका प्लान है, आइडियोलॉजी चल रहा था, उसको अमेंडन नहीं करती है, वो भी चलता रहता है। और इस लीग ने, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई। ठीक है, ने बॉयकॉट करना शुरू किया। ये मुस्लिम लीग के आइडियोलॉजी में था कि हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए भी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को हर जगह अवरोध करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसने सबसे पहले बॉयकॉट किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को।
इसमें जो फर्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी यानी दिसंबर 9, आपको याद होगा 9 1946 में, इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं की। ठीक, वो हर जगह इंटरिम गवर्नमेंट के विरोध में ही नज़र आए, उसके फैसले के विरोध में ही नज़र आए। उन्हें पाकिस्तान से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी उसको बॉयकॉट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स जो थे और जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था, फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट में किनको किसका क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया था। ठीक है, 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया था, एक्सटर्नल अफेयर्स, और बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर एंड फूड दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज दिया गया था, जॉन मथाई, इनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया था फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया था। और वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल साहब को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था और होम मिनिस्ट्री भी दी गई थी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में वल्लभ भाई पटेल का कोई जवाब नहीं है, उन्होंने जो काम किया था यूनिफाई करने में। तो इस तरह से हम देखते हैं सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिला था, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला था। और हम देखते हैं कि जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट मिला था। ये सारे अलग अलग पोर्टफोलियो मिले थे, ये कांग्रेस के सारे लीडर्स थे। ठीक है, अरुणा आसफ अली को फ्रेंड्स रेलवेज मिला था, अरुणा आसफ अली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में बहुत सक्रिय रहीं, तो इनको जो पोर्टफोलियो मिला था वो था रेलवेज। अब हम कुछ मुस्लिम लीग के लीडर्स की भी बात कर लेते हैं जिनको पोर्टफोलियो दिया गया था, हालांकि इन्होंने हर समय विरोध ही किया इसका, मगर कुछ पोर्टफोलियोज इनको भी दिए गए थे, और वो था लियाकत अली खान को मिला था फाइनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइनेंस मिला था। और अब्दुल अब्दुल निश्तार को मिला था कम्युनिकेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, और इब्राहिम इस्माइल को मिला था कॉमर्स, इब्राहिम इस्माइल को मिला था कॉमर्स। हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्हीं को ही दी गई थी, मुस्लिम लीग के ही लीडर्स को दी गई थी, तो मिला था कॉमर्स, ये आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इनके लीडर्स को दिया गया था। उसके बाद हम देख इसकी फंक्शनिंग के बाद, मतलब ये इंटरिम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग अगस्त 1947 तक हम देखते हैं, और उसके बाद ये क्लीमेंट एटली का स्टेटमेंट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लीमेंट एटली का स्टेटमेंट February 20, 1947 को आता है, और ये डिक्लेयर करते हैं ब्रिटिश इंटेंशंस टू लीव द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फाइनली अब अपना इंटेंशंस डिक्लेयर करते हैं टू लीव द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब कोई चारा इनके पास भी नहीं बचता है। ठीक, और इसके बाद बात होती है कि एक डेडलाइन ये सेट करते हैं, और वो डेडलाइन जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सेट करते हैं वो होता है 30 जून 1948 तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा, यानी ब्रिटिश विड्रॉ कर चुके रहेंगे भारत से और भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माउंटबेटन प्लान का भी थोड़ा जिक्र कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसरॉय बनते हैं। माउंटबेटन प्लान जो कि 3 जून 1947 को आता है। इसमें टू डोमिनियन जो कैबिनेट मिशन रिजेक्ट करती है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को,
माउंटबेटन प्लान के आते आते हम देख रहे हैं कि 2 सेपरेट डोमिनियंस की बात एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, अब डोमिनियंस फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि डोमिनियन पे तो कांग्रेस खूब बड़ी थी कि उसे पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 सेपरेट डोमिनियंस को कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है, मुस्लिम लीग भी, क्योंकि उस समय के हालात ऐसे रहते हैं कि वो कांग्रेस भी कुछ समय तक सोचती है कि अभी डोमिनियन स्टेटस ही ले लेना ठीक है। ठीक है, तो 2 सेपरेट डोमिनियंस का एक्सेप्टेंस माउंटबेटन के प्लान में रहता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरह एक 2 सेपरेट डोमिनियंस वो लोग एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया अब तय था। ठीक, और ये मान भी जाते हैं, ब्रिटिश भी मान जाते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग तीनों मान जाते हैं, और इसी के एवज में बाउंड्री कमीशन भी गठित होती है फ्रेंड्स। ठीक है, कि 2 सेपरेट डोमिनेंस के बीच की जो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए बाउंड्री कमीशन का गठित होता है, और उसके हेड रहते हैं सर सिरिल रैडक्लिफ। और आज भी जो डिमार्केशन है इंडिया पाकिस्तान का, उसको रैडक्लिफ लाइन ही कहते हैं। ठीक है, वो ड्यू टू दिस सिरिल रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन के हेड रहते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। 1947 में ये पारित किया जाता है, और ट्रांसफर ऑफ पावर को ये फाइनली ये जुलाई 1947 में ये एक्ट पारित होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है अगस्त 15, 1947 को। और हम लोग जानते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, और उसके पहले गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस मनाती है, और इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन के जाने के बाद सिराजगोपालाचारी बनते हैं, और फिलहाल 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही रहते हैं। इसके बाद तो हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहता है, उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे रहते हैं जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो देर से इंडियन यूनियन का हिस्सा होते हैं, लेकिन बाकी सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो इंडियन यूनियन का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया मैंने आपको यहाँ तक। मुझे उम्मीद है मैंने बहुत इजी भाषा में आपको पढ़ाया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सब कुछ समझा होगा आपने। और 13 तारीख को जब अपना आप पेपर देने जाएं, बहुत कूल होकर जाएं, बहुत रिलैक्स होकर जाएं, और याद रखें कि ये कोई आखिरी जर्नी नहीं है, ये कोई लास्ट आपके जीवन का फैसला नहीं है। बहुत रिलैक्स होकर जाएं, ठीक है, एग्ज़ाम देने। चलिए, आपके हौसला अफजाई के लिए मैं एक शेर पढ़ देती हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी तो मंजिल आसमां है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गुड लक सभी को। बहुत अच्छे से सब अपना पेपर दें, और बहुत हंसते मुस्कुराते एग्ज़ाम देने जाएं। बाय बाय एवरीवन। हम लोग फिर से मिलते हैं 72nd बीपीएससी का जब मैं बैच लाऊंगी, उसके डिस्कशन में हम लोग फिर मिलेंगे, और उसके बाद अभी मेंस की आपकी प्रिपरेशन में भी बातें आगे होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सबको गुड लक एग्ज़ाम के लिए। गुड बाय, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। चलिए।